अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक। बिज़नेस रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स के इस क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि बिज़नेस में रिसर्च के क्या-क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, क्या-क्या टेक्निक्स हैं। ख़ास तौर पर जो बिज़नेस का रिसर्च होता है और आम रिसर्च होता है, उसमें क्या फ़र्क है। एक बात आपको समझनी चाहिए कि बिज़नेस में आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसका मकसद सिर्फ़ एक होगा कि आपके जो बिज़नेस के फ़ैसले हैं, वो अच्छे हों। चाहे आप अपने बिज़नेस में कर रहे हैं या किसी दूसरे बिज़नेस में किसी को हेल्प कर रहे हैं एज़ अ मैनेजर। और बिज़नेस की जितनी भी रिसर्च होती है, उसका मकसद प्रॉफ़िट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बड़ी कंपनियों को देखते हैं, आईफ़ोन हो गया या आप माइक्रोसॉफ्ट हो गया या आप इलॉन मस्क की कंपनीज़ हो गया, स्पेसएक्स हो गया, तो इनकी जितनी भी तहकीक होती है, उसका मकसद ये होता है कि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी से या किसी भी काम से अगर हम ₹10 कमा रहे हैं, तो तहकीक के बाद हम ₹20 कमा सकें उसमें एडवांसमेंट हो सके। तो सोशल साइंसेज़ और बिज़नेस का काम बेसिकली मार्केट को देखना होता है और लोगों के बिहेवियर को देखना होता है। ज़्यादातर हम इन चीज़ों की मिसालें देंगे और इन चीज़ों को इस कोर्स में समझेंगे। सो आज का जो कोर्स है उसका बहुत ही बेसिक लेवल का पर्पज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि रिसर्च क्या है? बिज़नेस रिसर्च क्या है? रिसर्च का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल होता है? कोई भी फैसला किसी ने करना होता है और टाइप ऑफ रिसर्च मेथड हमारे पास क्या-क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च क्या है। देखिए, जो भी इंसान किसी भी चीज़ को सवाल करता है, किसी भी चीज़ को एग्ज़ामिन करता है, वो बेसिकली रिसर्च करता है। तो रिसर्च करना एक सवाल करने का जो है ना, एक आदत है। आपने देखा होगा कि जब आप एक सवाल पूछते हैं, तो आप दूसरे से जवाब सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। तो सवाल पूछा ही तब जाता है जब आपके ज़हन में कोई क्यूरियोसिटी पैदा हो, कोई सवाल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पर हेल्थ सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में कुछ सवाल आ सकते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में कितने लोग आते हैं एक दिन में और किस तरह के टाइप के पेशेंट्स आते हैं, उनमें क्या-क्या मसाइल होते हैं और उनकी जो मौजूदा सेहत की खराबी है, उसकी क्या वजह है। आप ये देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में जब डेंगू आता है या कोई और मर्ज़ आ जाता है, तो वो पहले से ही सब लोगों को बता देते हैं कि इस तरह का कोई मर्ज़ आ रहा है। फिर रिसर्च में आप ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर कितने खुश हैं और जो सर्विस दी जा रही है वो कितनी बेहतर है और सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारे एरियाज़ ऑफ रिसर्च हो सकते हैं, जो कि आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो रिसर्च जो है ना वो हमेशा सवाल पूछने के बारे में है और फिर उसका जवाब जानने के बारे में है। उसके बीच में एक प्रोसेस आता है जिसमें मेथड्स और टेक्निक्स आते हैं, उनको हम समझेंगे। उन मेथड और टेक्निक्स का मकसद क्या होता है? उनका मकसद बहुत सिंपल होता है, वो ये होता है कि ताकि जिस प्रोसेस से गुज़र के आप उस तहकीक तक पहुँचे, दूसरे लोग भी उस तक पहुँच सकें। ताकि उसकी वैलिडिटी को देखा जा सके, ठीक है? अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट शो करेंगे रिज़ल्ट्स दिखाएँगे, तो फिर वो तहकीक नहीं होगी। जब तक उसको रिपीट ना किया जा सके एक प्रोसेस के तहत, तो रिसर्च का वो मेथड नहीं हो सकता, वो उसकी टेक्निक्स ब आपको जब पता ही ना हो, तो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर कोई बंदा अमेरिका में कोई तहकीक करता है, वही तहकीक को पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंडिया वाले इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्पेस इंजीनियरिंग देख लें, कोई भी दूसरी फील्ड देख लें, तो रिसर्च का मकसद यही होता है कि क्वेश्चन को जब आप आंसर ढूँढते हैं, उसका जो मेथड है, वो प्रोसेस है, वो आप ले आउट करें। तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ नॉलेज। आज हम दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों ने इल्म की बुनियादें बहुत गहरी रखी हुई हैं। आज आप ये देख लीजिएगा कि बंदा अगर कंप्यूटर बनाने लग जाएगा, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरे लोगों ने कंप्यूटर पे जितना सीखा है, वहाँ से स्टार्ट करेगा। एक तो सिस्टमैटिक प्रोसेस को अपनाएगा, जो भी तरीका है। दूसरा क्रिएटिव है, इसमें ह्यूमन का रोल हमेशा आता है। ह्यूमन ही अपने ज़हन में क्वेश्चन रेज़ करता है, फिर उसको जवाब ढूँढने के तरीके फाइंड आउट करता है। अच्छा, रिसर्च में सबसे अहम चीज़ सोर्स का होता है। अब जितनी बड़ी आप बात करेंगे, उतना आपको बेहतरीन सोर्स देना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने डेफिनिशन ऑफ रिसर्च की है कि रिसर्च एक क्रिएटिव और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसका मकसद स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं क्योंकि बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की डेफिनिशन दे रहा हूँ, तो मैंने जो रेफरेंस दिया है, वो दिया है ओईसीडी का। ओईसीडी क्या है? एक अदारा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है और ये एक इंटरनेशनल अदारा है जिसको बहुत से दुनिया के मुल्क मानते हैं। 60 साल प्लस का इनका तजर्बा है, जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, रिसर्च शेयर करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनकी तरफ से अगर रिसर्च की इस तरह की डेफिनेशन होगी, तो बहुत जो है ना क्रेडिबल होगी। तो जो एक रिसर्चर होता है, वो हमेशा अपनी राय का इजहार नहीं करता। अक्सर जो राय होती है वो रिसर्च में गलत हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में जाएं, कोई ऐसा मोहल्ला हो
जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आप लोग उनसे पूछेंगे यहाँ कौन जीतेगा, वो कहेगा कि भाई ये फलाना बंदा फलानी पार्टी जीत सकती है। पाकिस्तान में अगर 270 हल्के हैं तो एक हल्के का आप पूछ के जो है ना ये रिजल्ट अखज़ करें कि कल वो बंदा जीतने वाला है या वो पार्टी जीतने वाली है। अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में जाके सर्च करेंगे, तभी आप कोई बात कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है ना हमेशा सोर्स के बारे में और एक बहुत गहरी स्टडी और प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में रिजल्ट्स का होना होता है, जो कि सिस्टमैटिक होता है। ठीक है। अब रिसर्च की डिपेंड करता है, डाटा की दो किस्में होती हैं। एक होता है जो हम रिसर्च, ऑब्वियसली डाटा के बगैर रिसर्च नहीं हो सकता। जब तक आपके पास डाटा नहीं है आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो दो किस्में होती हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, यानी वो पब्लिश नहीं होता। किसी भी चीज़ के बारे में आप जब पहली बार मालूमात लेते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा ये होता है कि पहले से लोगों ने डाटा इकट्ठा किया होता है, आप उसको यूज़ करके उसको एनालाइज करके वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जैसे कि बैंक्स का डाटा है, जैसे कि स्टॉक्स का डाटा है। प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा ये है कि पाकिस्तानी लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े हैं, अगर 340 रुपए पेट्रोल का प्राइस है, कोई बंदा देखना चाहे लोगों के क्या क्या तासरात हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेना चाहता है। जब वो पहली दफ़ा लेता है पब्लिश करने, रिपोर्ट करने से पहले, वो डाटा प्राइमरी डेटा होता है। एक दफ़ा उसने पब्लिश कर दिया अपने रिपोर्ट को, आप अगर उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा पब्लिकेशन के बाद। तो कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं। तो ये रिसर्च की टाइप होती है इन टर्म्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है। जितना ज़्यादा आपका सोर्स क्रेडिबल होगा जहाँ से आप डाटा ले रहे हैं, उतना ही आपकी रिसर्च की इम्पोर्टेंस होगी। अगर आप पाकिस्तान की सियासत के बारे में जानना चाहते हैं तो सियासत की जो टॉप पार्टीज़ हैं उनकी अगर राय लेंगे, प्राइमरी डाटा के तौर पर उनके इंटरव्यूज़ करेंगे तो बात आपकी बहुत अहम होगी। अगर आप पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करें, सेकेंडरी डाटा अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं या आप स्टेट बैंक से लेते हैं किसी भी हवाले से फाइनेंशियल डाटा, तो वो बहुत क्रेडिबल होगा रदर देन अगर आप पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स पे कोई डाटा लेना चाहते हैं तो बेहतरीन जो डाटा का सोर्स है वो हमारे जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से आपको लेंगे, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम दूसरी रिसर्च टाइप्स देख सकते हैं जो कुछ टाइप्स हैं, ये आपके जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी अहम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है। एक तो ये साइंटिफिक ज़रूर होती है, एक ऐसी स्टडी होती है जो सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूँढती है। जिस तरीके से अगर आप अप्लाइड रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी की इतनी डीवैल्यू क्यों हो रही है, पाकिस्तान में क्रॉप प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है, तो वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान में इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं जो कि अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जो इंडस्ट्री में किसी के काम आती है। बेसिक रिसर्च, रिसर्च की एक और किस्म है, वो इसलिए की जाती है ताकि नॉलेज जो है ना बढ़ जाए। इसको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स कर रहे होते हैं, टीचर्स कर रहे होते हैं। वो बाद में हो सकता है किसी के इस्तेमाल में आ जाए, लेकिन उस वक्त उसका ऐसा समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन ने जब E इक्वल टू MC स्क्वायर दिया था, तो तब उसके जहन में था भी नहीं कि उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। नैश इक्विलिब्रियम थ्योरी, एक बंदे ने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी, ठीक है, कि गेम कोई भी सर्टेन ग्रुप है कहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कोई इक्विलिब्रियम बनाया जाए फार्मूला जिसमें सबको फ़ायदा हो जाए। तो उस वक़्त जब उसने बनाया तो उस वक़्त उसने ये नहीं सोचा था कि ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन बाद में जो अप्लाइड रिसर्च में वो अप्लाई हुई, उसको एटॉमिक एनर्जी के जो रिलेटेड एजेंडाज़ हैं उनमें यूज़ किया गया, यूएन से रिलेटेड एजेंडाज़ में यूज़ किया गया। तो वो बेसिक रिसर्च होती है, उस वक़्त नहीं पता चलता इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक कोड हैं, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन्स की कितनी किस्में हैं, इस तरह की जो रिसर्च होती है वो लग नहीं रहा होता कि उसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्गर रन में उसको अप्लाइड हो सकता है। लेकिन बेसिक रिसर्च वो होती है जिसका मकसद सिर्फ इल्म में इजाफा करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक चीज़ आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है वो ये है कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है। बात बहुत सिंपल है कि बेसिक का पर्पस नॉलेज और प्रोसेस में इजाफा करना होता है, जो कायनात के असूल हैं उनको जानना होता है, ठीक है। सोसाइटी के लिए उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती है। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो हम कोई मौजूदा मसाइल के लिए होता है, किसी कंपनी की सेल डिक्रीज हो रही है, किसी मुल्क में इंतशार फैल रहा है, इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए किया जाता है। जो बेसिक रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम होता है उनका। जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो ख़ास तौर पर बिजनेस का होता है, उसका मकसद प्रॉफिट होता है, उसका मकसद कोई फ़ायदा लेना होता है, ठीक है। तो हम जितना भी पढ़ेंगे वो अप्लाइड रिसर्च के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। जो कोरिलेशन रिसर्च होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जाहिर करता है। मैंने मिसाल दी है नीचे कि हाइट और वेट में क्या ताल्लुक है। और हाइट वेरिएबल एक ऐसे
आप कह सकते हैं एक ऐसा कंसेप्ट है, यानी एक ऐसा जिस किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से हाइट और वेट में डिफरेंसेस होते हैं, अब ये देख लीजिएगा जो हाइट और वेट का रिलेशनशिप है वो बीएमआई के जो स्टैट्स होते हैं उसमें भी बड़ा वाज़ेह होता है। तो कोरिलेशन डेवलप करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, दो कामों के बीच में। या इसकी एक और मिसाल ये हो सकती है कि जो उस्ताद आपको अप्रिशिएट करता है उससे बच्चों के मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो जैसा कि अपने नाम से जाहिर है कि किसी भी पॉपुलेशन की खसूसियात जानने के लिए यूज़ होता है कि जो मुल्तान में कितने जो है ना रिसर्चर्स रहते हैं, मुल्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुल्तान में जो है ना फ्रीक्वेंटली कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे लोग मरते हैं। तो जो जो डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मीन वैल्यूज होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च मेनली यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल कल्चर्स को जानने के लिए, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस मुल्तान में सूफीज़्म का कल्चर है, तो अगर एथनोग्राफिक स्टडी वो करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट में वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए जाते हैं जहाँ पे सर्टन वेरिएबल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत ही सिंपल रिसर्च है जिसमें रिसर्चर जो है ना प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। ख़ास तौर पर ये क्वालिटेटिव स्टडीज़ होते हैं कि फॉर इंस्टेंस एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे रिसेंटली मैंने काम किया है। अगर मेरे स्टूडेंट्स मेरे रिसर्च को फॉलो करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि मुल्तान में जो वीआईपी कल्चर है, ख़ास तौर पर जो पिछली दफ़ा जब क्रिकेट मैचेस हुए थे तो उस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। तो ये इस टाइप का रिसर्च होता है जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू इंटरव्यूज़। अच्छा, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव जो है ना, जिस कुछ लोगों को जैसे पता है जैसे कि डिडक्ट करना, ठीक है। तो ये होती है कि आप जनरल टू स्पेसिफिक कि सारे इंसान फानी हैं और फारूक एक इंसान है, फारूक फानी है, तो ये डिडक्टिव रिसर्च होता है। डिडक्टिव रिसर्च का बेसिक पर्पस ये होता है कि एक थ्योरी को टेस्ट किया जाए। एक बंदे ने एक जेनेरिक बात की है, उसको उसके अगेंस्ट डाटा इकट्ठा करके उसको टेस्ट किया जाए। सो हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, पहले थ्योरी होती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर डाटा कलेक्शन एनालिसिस होता है, फिर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन होता है। तो इसकी स्लाइड्स आप लोगों के पास है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच। जो इंडक्टिव होता है वो क्या होता है, वो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होता है। जैसे मैं कहूँ कि जी फारूक एक इंसान है, फारूक फानी है, सारे इंसान फानी हैं, ठीक है। सो इसका मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल को पकड़ के एक थ्योरी बनाना, एक बहुत बड़ी बात कर देना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, ये इंडक्टिव रिसर्च है। अच्छा, मेजरली ये जो रिसर्च की टाइप्स हैं इनको मैंने इतना ज़्यादा एड्रेस भी नहीं किया है। इनका पर्पस आपको सिर्फ इल्म की हद तक जानना जानना ज़रूरी है। लेकिन रिसर्च डिज़ाइन में जैसा कि जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया क्रेसवेल की, उसमें 3 बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस हैं। एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है और तीसरा मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, क्वांटिफाइबल होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है, वर्ड्स के साथ डील करता है, हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं, थीम्स बनाते हैं, टॉपिक्स बनाते हैं, और मिक्स मेथड इन दोनों को डील करता है। सो आपके पास इस लेक्चर की स्लाइड्स हैं एंड आप इनको मजीद स्टडी कर सकते हैं, क्रेसवेल की बुक से मजीद पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको इस लेक्चर से फ़ायदा होगा और क्वेश्चंस जो भी हुए आप ड्यूरिंग क्लास मुझसे कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।